नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेचरी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा आज का मुझे लगता है कि हमारी सामान्य हिंदी में जो शब्द भेद है उसका अंतिम क्लास होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है उसे आप शायद स्वतः ही कर लेंगे, क्योंकि वो पर्यायवाची वगैरह होना है। तो मेरा आज का जो टॉपिक होना है वो हमारा अंतिम रूप से होना है जो हमारे व्याकरणिक प्राकार्य हैं, क्योंकि हमने एक बार व्याकरणिक प्राकार्य पढ़ लिया है जिसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शायद मैंने बता दिया है। तो इसमें मेरे को अभी शब्द भेद बता ही रहा हूँ, तो उसमें एक बार और आपको ले जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देख लिया है कि शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर शब्दों का जो बनने का वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से होता है। इतिहास के आधार पर हमारे 4 प्रकार से होते हैं। इसके प्रकार से हमारे जो दूसरा है रचना के आधार पर 2 प्रकार से, प्रयोग के आधार पर भी 2 प्रकार से, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर भी 2 प्रकार से होते हैं, और हमारे अर्थ के आधार पर हमारे 4 प्रकार से होते हैं। तो ये प्रकार हमने देख लिए थे। तो उसी प्रकार में बच्चों मैंने प्रयोग के आधार पर आपको कल बता दिया था, और आज एक टॉपिक हमारा बचता है जिसमें व्याकरणिक प्राकार्य रहता है। तो व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर हमारे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है विकारी, दूसरा क्या होता है अविकारी, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है ना, विकारी और अविकारी। अब जब विकारी और अविकारी की बात कर रहे हैं, विकार का अर्थ क्या होता है, तो परिवर्तन, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। विकार को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन लाने वाले या जिनकी वजह से परिवर्तन नहीं होता है, यानी इन्हें अविकारी मतलब अपरिवर्तित, उनमें आप लिंग वचन कर्म के आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते वो अविकारी हो गए। ठीक है। तो इसी क्रम में हमने सबसे पहले देखा था हमारा स्रोत इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, संकर शब्द देखा था। रचना के आधार पर 2 प्रकार से देखे थे, मूल शब्द, रूढ़ शब्द, जिनमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, टूटते नहीं है। व्युत्पन्न शब्द 2 प्रकार से होते हैं। इसमें मैंने आपसे कहा था 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके, एक होते हैं योजक और एक होते हैं योगरूढ़। ठीक है, यौगिक और योगरूढ़। अगला टॉपिक आता है हमारा जिसमें हम देखते हैं मूल शब्द को। मूल शब्द में ये हमारे पानी, मेंढक, लकड़ी, गर्मी, हवा, ये सारे के सारे हमारे मूल शब्द होते हैं, जिनमें हमारे क्या कर सकते हैं, हम इन्हें पृथक खंड नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा जिसमें हमने व्युत्पन्न शब्दों को 2 भाग में तोड़ते हैं, एक आते हैं यौगिक और एक आता है योगरूढ़। ठीक है। और इसके बाद बच्चों हमारी बारी आती है प्रयोग के आधार पर, जिसमें हमने कहा था सबसे पहले सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जिनको आप परिभाषा के तौर पर नहीं व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आप सामान्य तौर पर पानी, हवा, आग, मिट्टी, इस तरीके के जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है पारिभाषिक शब्द, जिसमें आप क्या लेते हैं, जैसे जिन शब्दों से आप परिभाषा को इंगित करते हैं। जैसे मैंने इसमें कहा था रासायनिक, भौतिक, जैसे भौतिक विज्ञान की आप बात करते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं बच्चों, ये हमारे कैसे शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो ये पारिभाषिक शब्द किसका हिस्सा है, हमारे प्रयोग के आधार पर। जब आप प्रयोग करते हैं उसका, घर्षण और ये हमारे अन्य जो शब्द होते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए, पारिभाषिक के अंतर्गत आ गए। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अभी व्याकरणिक प्रकार्य होता क्या है सर, तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर व्याकरणिक हमारे अनुबंधों का, व्याकरणिक अनुबंध क्या होते हैं, लिंग, वचन, कारक, इन अनुबंधों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर ये कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, जैसा कि मैं आप सभी को भी बता चुका हूं। तो विकारी के अंतर्गत आता क्या है, हमारी संज्ञा, हमारी सर्वनाम, हमारी क्रिया, हमारा विशेषण। तो ये सभी भाग किसका आता है बच्चों, हमारे विकारी शब्दों का। अब विकारी शब्दों का जो ये भेद है, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हमारा है क्या। अभी विकारी शब्द वास्तव में होते क्या हैं, अगर मैं बात करता हूं संज्ञा की, तो संज्ञा है क्या। ठीक है। तो इसी क्रम को उठाते हैं। फिर उसके बाद हम अविकारी की यदि हम बात करेंगे, तो इसमें आते हैं हमारे अव्यय, इसमें आता है हमारा संबोधन बोधक, ठीक है ना, संबंध बोधक शब्द, और उसके बाद आता है हमारा क्या, क्रिया विशेषण। ये क्रिया अलग है, क्रिया विशेषण अलग है। ठीक है ना। क्रिया विशेषण के फिर अपने फर्दर भाग होते हैं, कालवाचक, परिमाणवाचक, इसको हम देखेंगे आगे। तो हमारा इसमें हम सबसे पहले आज एक बार बात करते हैं विकारी शब्दों की। ठीक है ना। तो विकारी शब्द क्या है, तो इसकी परिभाषा यदि हम देखते हैं तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण क्या होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं हमारे, वही संज्ञा, हमारा सर्वनाम, हमारा विशेषण और हमारी क्रिया। तो जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं वह जाता हूं, तो वह तो एक हो गया हमारा सर्वनाम शब्द। अगर मैं बात करता हूं वे, वो भी हो गया सर्वनाम शब्द। पर ये आए कैसे, राम खाता है तो सीता खाती है, तो खाने का जो काम है दोनों कर रहे हैं। एक लिंग के आधार पर क्या हो जा रहा है, बोलने का हमारा जो लय है वो परिवर्तित हो जा रही है, क्रिया परिवर्तित हो जा रही है। तो इसी आधार पर हम यदि बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा की, आज सबसे पहले किसकी बात करते हैं, संज्ञा की बात करते हैं। तो संज्ञा होती क्या है, जैसे आपने बचपन से सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं।
जिसे किसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये सारी चीजें हमारी क्या कहला रही है? संज्ञा कहला रही है। अब संज्ञा में यदि मैं भाव लेके आ रहा हूं तो संज्ञा के प्रकार की हम बात करते हैं। तो इसके मूल जो प्रकार होते हैं बच्चों, वो 3 प्रकार से होता है। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा बच्चों आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो ये तो बच्चों हो गए हमारे मूल इसके 3 भेद। अब अन्य कौन से होंगे? अन्य 2 होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा समूहवाचक और 5वां होता है हमारा द्रव्यवाचक। अगला कौन सा होता है हमारा? चौथा हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है हमारा 5वां क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये होती क्या है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए हम जब बात करेंगे तो उस स्थान पर हमारी संज्ञा प्रयोग होने वाली कौन सी संज्ञा कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है ना? तो जहां पर हमने क्या कहा? एक व्यक्ति, वस्तु, केवल एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, या स्थान में प्रयुक्त संज्ञा क्या कहला रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला रही है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी व्यक्ति, वस्तु, केवल एक व्यक्ति के लिए यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम यदि बात करें बच्चों उदाहरण की, तो यदि आप बात करते हैं सूर्य, केवल एक ही तो सूर्य है। ठीक है, हिमालय, गंगा नदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गंगा की बात कर रहा हूं। गंगा केवल एक ही नदी है, पर नदी में पानी तो सभी नदियों में पानी होता है, पर गंगा हमारा स्पेसिफिक नेम है। यमुना, गोदावरी, ठीक है ना? और उसी तरीके से विश्व की अभी अगर आप अलग अलग नदियों का नाम लेंगे तो वो भी हमारी क्या हो गई है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चुकी है। और उसी के बाद यदि मैं बात करता हूं किसी जातिवाचक संज्ञा की, किसकी बात करने वाला हूं मैं? जातिवाचक संज्ञा की यदि मैं बात करता हूं तो जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके पूरे समुदाय के बारे में आपको बताए तो वो क्या हो गई? हमारी जातिवाचक संज्ञा हो चुकी है। तो इस जातिवाचक संज्ञा को हमने क्या कहा? जब जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के की जाति को संदर्भित करे उसे हमने क्या कह दिया? जातिवाचक संज्ञा कह दिया। सर इसके अंदर क्या आएगा? अब जाति के अंतर्गत जैसे मैंने आपसे कह दिया मनुष्य, जैसे मैंने कह दिया मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर मनुष्य से जाति कैसे होती है? अब मनुष्य जैसे हमने देखा तो मनुष्य के अंदर स्त्री भी है और पुरुष भी है, तो उसके अंदर आपने देख लिया क्या? परिवर्तन। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या देख लिया? मनुष्य। अब उसी के अंदर मनुष्य एक जाति है, उसी के अंदर बच्चा भी है, उसी के अंदर बड़ा भी है, उसके अंदर बूढ़ा भी है, उसके अंदर स्त्री भी है, उसके अंदर पुरुष भी है, उसके अंदर बालिका भी है, उसके अंदर बालक भी है। तो सारी की सारी जाति क्या हो गई? हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब यहां पर आप सर बात तो कर रहे थे विकारी शब्दों की, तो ये अपने आप में तो क्या हो गया? सबसे पहले तो विकारी शब्द हो गया। ये चीज को भूलना नहीं कि हम विकारी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो विकारी शब्द अगर हम पढ़ रहे हैं तो विकारी शब्द में आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो विकारी शब्द संज्ञा है, ये संज्ञा में हमने क्या कह दिया कि एक जाति को हम बता रहे हैं। वहां पर जैसे मैंने बोल दिया कि परिवर्तन आएगा। राम खाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मैंने क्या कहा? राम खाता है। तो यहां पर मैं एक उदाहरण ले लूं, राम खाता है। अब खाता है राम के लिए है, सीता खाती है दोनों क्या? संज्ञा। अब संज्ञा में आपने देखा कि किसी एक नाम से ही हमारी पूरी जो क्रिया है या हमारा जो लिंग है वो परिवर्तित हो गया है, तो उस परिवर्तन के कारण ही हमारी संज्ञा क्या कहलाती है? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विकारी के अंतर्गत आते हैं। तो उसी आधार पर संज्ञा के जिसमें जाति का बोध होता है, पूरे उसके जाति समुदाय का हमें बोध होता है, तो उसे हमने क्या कह दिया? जातिवाचक संज्ञा। उसी में हमारा गाय आएगा। गाय के अंदर हमारी देसी गाय, सिंधी गाय, पहाड़ी गाय, ये अलग अलग तरीके के हमारे क्या आते हैं?
हमारे भेद आते हैं, जैसे इसके अंदर समुदाय में जातियां आती हैं। यदि उसके बाद आप बात करते हैं कुत्ते की, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, ठीक है ना। तो कुत्ते की यदि आप बात करते हैं तो कहीं पर आपको लेब्राडोर मिलता है, कहीं पर आपको जर्मन शेफर्ड मिलता है। तो जो कुत्तों की क्या है, अपनी ब्रीड है, अलग अलग जातियां हैं, तो उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, तो हमने उसको किसके अंदर ले लिया, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लिया है। अब उसके बाद बच्चों बात आती है भाव की, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो जिसमें आप स्पर्श नहीं कर सकते हो और उन शब्दों को आप क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, बस आप उनको महसूस कर सकते हैं। तो महसूस किए जाने वाले संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। वे सभी कारक जिनको भावों के अनुसार, जिनको भावों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो क्या कहलाता है वो, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसके अंदर अगर आप कह सकते हैं बुढ़ापा, ठीक है, क्रोध, हंसना, रोना, ये हमारे भाव है, हंसना, रोना, ठीक है ना। तो हमने जैसे यहां पर हमने भाव को प्रकट किया, तो भाववाचक संज्ञा वहां पर उपस्थित अपने आप में हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद सर आपने दो अलग से दिखाए, जिसमें आपने समूहवाचक कहा और द्रव्यवाचक कहा, तो ये आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे बूढ़ा, बूढ़ी, ये यहां पर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बूढ़ा, बूढ़ी, है कि नहीं है। बूढ़ा पुल्लिंग के लिए और बूढ़ी स्त्रीलिंग के लिए, पर वो भाव है, ठीक है। तो इसी के बाद हमारा आता है बच्चों अगला समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है, समूहवाचक। वे सभी संज्ञाएं या वे सभी शब्द जो हमें किसी समुदाय के बारे में व्यक्त कराती हैं, किसी एक शब्द से पूरे समुदाय का बोध कराती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराती हैं, ठीक है। सर इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा फिर, जैसे आप कक्षा में बैठते हैं, आप कहां बैठते हैं, कक्षा में, तो कक्षा कहते ही आपके अंदर आएगा कि हाँ यहां बच्चों का एक समूह बैठा होगा, तो वो एक हिसाब से आपके लिए समुदाय हो गया। यदि मैंने कहा झुंड, अगर मैंने ये शब्द प्रयोग किया झुंड, तो आप कहेंगे झुंड का अर्थ होता है एक भीड़, एक समूह, एक समुदाय, किसी एक पर्टिकुलर जो जानवर है या किसी व्यक्ति पुरुष है, तो वहां पर अगर आप झुंड की बात करेंगे, जैसे कहते हैं नेताजी का जमावड़ा लगा था, वहां पर झुंड इकट्ठा हो गया था, तो वहां पर ये हमारा क्या हो चुका है, एक जातिवाचक सॉरी समूहवाचक शब्द हो गया। अब कक्षा हो गया, झुंड हो गया, सेना, सेना कहती है आपको केवल एक आदमी नहीं दिखेगा, सेना के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा उनका समुदाय दिखेगा, समूह दिखेगा, ग्रुप दिखेगा, तो ये सभी हमारे शब्द क्या हो गए हैं, हमारे समूहवाचक हो गए। आप बच्चों परीक्षा में ध्यान देना कि प्रत्येक जो शब्द है वो किस ओर आपको ले जा रहा है, वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं। वहां पर आपको ये नहीं करना है कि आप आ गए और हक्के बक्के हो गए, सर ये सूर्य लिख दिया है यहाँ पर, सूर्य का मतलब क्या हो गया, अब इसके स्थान पर चंद्रमा आ गया, सर चंद्रमा व्यक्तिवाचक कैसे हो गया, है कि नहीं है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है, प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, बस आपको क्या करना है, वहां पर उस स्थिति के अनुसार वहां पर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद अगला आता है बच्चा हमारा द्रव्यवाचक, हमारा संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है, द्रव्यवाचक का अर्थ होता है, यदि आपने साइंस आपने कभी पढ़ी होगी, तो साइंस में आपको देखने को मिलता है कि तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। होने को तो ये अपना किसमें आ सकता है, हमारे ठोस के अंतर्गत आएगा, पर ये किसी एक आने को हमारे किस में आ सकता है, व्यक्तिवाचक में आ सकता है, हमारे जातिवाचक में आ सकता है, ठीक है। अगर मैं मणि की बात करता हूं, इनकी बात करता हूं, तो पर आपको इसको देखने से क्या बोध होता है कि आप किसी धातु, वस्तु, द्रव्य, किसी की भी आप बात कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रकृति में उपस्थित जितने भी हमारे द्रव्य होते हैं, चाहे वो ठोस हो, ठीक है ना, वे सभी संज्ञाएं जिनसे द्रव्य यानी ठोस, द्रव, गैस, इंग्लिश में इसे मैटर नहीं कहते, द्रव को, द्रव्य को, आपने साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इन्हें क्या कहते हैं, ठोस, द्रव, गैस को द्रव्य कहते हैं। तो उनका बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इस द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आप कह सकते हैं सोना, यस, उसके बाद आ सकता है हमारा चांदी, यस,
उसके बाद सर अगला आ सकता है लोहा, आ सकता है। उसके बाद आपका आ सकता है पत्थर, आ सकता है। क्या सर हमारा तेल आ सकता है? हाँ जी, ये लिक्विड है, ठीक है कि नहीं है। हाइड्रोजन आ सकता है? हाँ जी आ सकता है, क्योंकि ये गैस है। तो जो हमारे द्रव्य से संबंधित है, ठोस द्रव गैस से संबंधित है, वो हमारा क्या हो चुका है? द्रव्यवाचक संज्ञा हो चुकी है। इसी के बाद बच्चों एक आता है हमारा सर्वनाम, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है विकारी शब्द में, दूसरा क्या आता है? सर्वनाम। अब सर्वनाम है क्या? सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो पहले तो इसकी एक परिभाषा हो गई, ठीक है ना। क्या होगी परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कह रहे हैं? सर्वनाम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं सर्वनाम कह रहे हैं। और सर्वनाम की यदि हम बात करें तो सर्वनाम अपने आप में क्या होता है? एक विकारी शब्द है, ठीक है। ये क्या है? एक विकारी शब्द है, ये भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमने उसी आधार पर उठाया, व्याकरणिक प्राकार्य। अब व्याकरण में हमारा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम यदि बात करते हैं सर्वनाम की, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? इसके प्रकार कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसमें आपने देखा होगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है बच्चों हमारा संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम। पांचवा आता है हमारा प्रश्नवाचक। और हमारा छठा अंतिम आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो चुका है? निजवाचक सर्वनाम आ चुका है। अब इसमें यदि हम बात कर रहे हैं निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक जो सर्वनाम होता है, तो जैसे अगर मैंने बात कर दिया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों में बच्चों आपने ध्यान देना है कि जो हमारे 6 भेद हैं, इसमें सबसे पहले जो हमारा सर्वनाम आता है वो कौन सा आता है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता कितने प्रकार का? ये अपने आप में भी बच्चों 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत आपके 3 भेद देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है बच्चों हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। अब ये 3 प्रकार के सर्वनाम में सर उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसमें आप स्वयं से संबंधित जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे संज्ञा के स्थान पर, वो हो गए हमारे कौन से सर्वनाम? उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिसमें आप बात करते हैं जैसे मैं, मेरा, हमारा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं, मेरा, हमारा, हमसे, ठीक है। हमसे, हम, तो इस सब का मतलब जब आप खुद के लिए बात करते हैं, निजत्व का भाव जहां पर लेके आते हैं, खुद से संबंधित जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा सर्वनाम हो गया भाई? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम का पहला भेद हो गया। इसमें आप मध्यम पुरुष की बात करें, जब आप किसी से बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, ठीक है, जो द्वितीय जो हमारा व्यक्ति है, उस द्वितीय व्यक्ति से आप जब बात करते हैं तो उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आया? तुम, तुम्हारा, तुमसे, ये इस तरीके के शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आप किसी से बात करते हैं तो आप कहोगे ना तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम किससे पूछोगे? जो सामने वाला व्यक्ति है। ऐसा थोड़ी है कि कोई वहां दूर, कोई किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, आप उससे कहोगे तुम्हारा नाम क्या है, वो तो सुनेगा ही नहीं भाई। आप उस जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उससे आप पूछ सकते हैं उसका नाम क्या है, या वे कौन है, या वह आदमी कौन है। तो इस तरीके से जब आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, तीसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वहां पर आने वाला जो हमारा पुरुष सर्वनाम है वो कौन सा हो गया? अन्य पुरुष। तो यहां पर क्या आ गया? वे, वो, उनका, उनसे। अब तीसरे की बात कर रहे हैं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम, सेकेंडरी पर्सन। और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या हो गया? वे, वो, उनका, उनसे। सर्वनाम का ही यहां पर भेद हो गया।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां पर ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो क्या होगा, जैसे यहां पर हमारा क्या आएगा, यह, वह, ये, वे, इस तरीके से आएगा ना। तो जैसे मैंने यहां पर क्या कहा, इसमें आने वाले शब्द क्या हो गया, यह और वह। अगर मैं आपसे यहां पर बात करता हूं इन दो शब्दों की, यह और वह की, तो ये जैसे कलम है, तो इस कलम की मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे क्या कहा कि यह कलम मेरी है, ठीक है। और सामने रखी हुई पुस्तक की यदि मैं बात करूंगा तो यह पुस्तक मेरी है कि नहीं है, पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, या यह मोबाइल मेरा है, या घड़ी मेरी है, ठीक है ना, वह मकान मेरा है। तो जहां पर आप बात करेंगे, कहां किसकी बात करेंगे, निश्चय की, यह वह, ये निश्चय है कि यह आपका है, तभी आप स्वीकार कर रहे हैं कि यह मेरा है। तो जहां पर यह और वह का आपको बोध हो, उसे आप क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उसी तरीके से आपने अगला जो सर्वनाम लिया वहां पर आया अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट, आपको पता नहीं है कि वो आपका है या नहीं है। दरवाजे के पीछे कौन है, कोई खड़ा है, छत पर कोई घूम रहा है, ठीक है ना, दरवाजे के बाहर कोई है। जहां पर कोई, कुछ, इस तरीके के हमारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर कौन सा शब्द आएगा, कौन सा सर्वनाम आएगा, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, कोई, कुछ, है कि नहीं है। तो ये हमारे जो कोई और कुछ नाम के जो शब्द आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब इनडेफिनिट, पता नहीं है कि क्या है, ठीक है ना। अगर मैंने पूछा दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो आपने क्या कहा, कोई खटखटा रहा है। कौन खटखटा रहा है, कोई खटखटा रहा है। छत पर कौन घूम रहा है, आपने कहा कोई तो घूम रहा है, छत पर कोई घूम रहा है ना, कोई के बारे में आपको पता नहीं है कि ये कौन है वास्तव में। तो जब आप कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दादी नहीं बोलती है बेटा जाओ घर से जाते समय कुछ खा लेना, आपके हाथ में पैसा रखती हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जब इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलता है बच्चों कि संबंध बोधक सर्वनाम। इस संबंध बोधक सर्वनाम में आप क्या प्रयोग करते हैं, जैसे तैसे, जिसका, उसका, ये, वो, इस तरीके के जो आप शब्द प्रयोग करते हैं, संबंध जिसमें एक का संबंध दूसरे से होगा, तो उन शब्दों को आप क्या कहते हैं, संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जो सो हो सकते हैं, नहीं, जो सो, जिसका, उसका, जैसे मैं कहता हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या कहा मैंने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मैंने उदाहरण दिया, आपने सुना होगा ना। तो जैसे आपने यहां पर सुना, जिसकी, जिसकी का संबंध किससे है, उसकी के, उसकी से, ठीक है ना। और यहां पर एक उदाहरण और दिया जाता है, जैसे जो करेगा सो भरेगा, है कि नहीं है। तो जो का संबंध किससे बन गया, अपने आप में सो से बन गया। तो जब आपने इन शब्दों को देखा, तो इन शब्दों को देखते ही आपको पता चला कि ये जो सर्वनाम है, इन सर्वनामों में जब आप देखते हैं कि एक का संबंध दूसरे से है, यानी मैंने यहां पर कहा राम करेगा, राम करेगा राम ही भरेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द हैं। और इन्हीं शब्दों में जो का संबंध सो से, जिसका का संबंध उसका से, जिसकी का उसकी से, तो इन सभी शब्दों को आप जब इस तरीके के आप वाक्यों को प्रयोग करते हुए देखेंगे, तो वहां पर आपको कौन सा सर्वनाम मिलेगा, हमारा संबंध बोधक सर्वनाम, संबंध, ठीक है ना, संबंध बोधक सर्वनाम आपको मिल जाएगा। तो ये इसके बच्चों कुछ उदाहरण हो गए। या यहां पर इसका आप उदाहरण ये लिख सकते हैं, रास्ते में कुछ खा लेना, भाई या राम रास्ते में कुछ खा लेना। तो ये कुछ का अर्थ क्या हो गया, हमारा अनिश्चय हो गया। जो का सो से हमारा संबंध हो गया। प्रश्नवाचक क्या हो गया, प्रश्नवाचक में जैसे आपको क्या, क्यों, कोई, नहीं यहां पर कौन, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, प्रश्न। अब प्रश्न का तो आप बोध ही करा सकते हैं, और उसके पीछे पर हमारा एक चिन्ह लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चिन्ह को भी आप याद करेंगे, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक में क्या होगा, जिसमें आपसे आप अपने बारे में खुद ही निजत्व का भाव लेके आएंगे। अगर मैं कहूं कि संघर्ष के दिनों में जब मेरी कहानी कठिनाई से बढ़ रही थी, मैं अपने संघर्ष के दिन इस तरीके से व्यतीत कर रहा था, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने पर बीती सुना रहा हूं, आप बीती सुना रहा हूं। तो मैंने आप बीती सुनाई, आपका मतलब क्या है, खुद से। तो खुद की जो बातें हैं खुद ही के लिए कही जा रही हैं, उन्हें कहा गया निजवाचक सर्वनाम, निजत्व का। इसके अंदर क्या आएगा, आप, आपका मतलब यहां पर दूसरे के लिए नहीं है,
यहाँ पर जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में आप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर तो हम एक सम्मान शब्द, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, आप, पिताजी आप बाजार जाएंगे, तो वहां पर अपने लिए नहीं है, वो पिताजी को सम्मान देने के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर निजवाचक जो सर्वनाम होता है, वहां पर जैसे आपने ले लिया आप, ये क्या हो गया? स्वयं, ठीक है, आप, स्वयं, मैं। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं बच्चों, ये हमारे कौन से शब्द हो गए? निजवाचक सर्वनाम हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट रह गया हमारा सर्वनाम का, जो कि हमारा एक प्रकार से विकारी शब्द है। ये संभव, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले भी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, पर अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं विकारी शब्द व्याकरणिक प्राकार्य में एक हिसाब से इन सभी को एक बार दोबारा से आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्लियर है? तो उसके बाद हम ध्यान देंगे तीसरा जो हमारा होता है, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे क्या क्या कहा, मैंने आपसे कहा था इसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है हमारे विकारी शब्दों में? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो तीसरा हमारा टॉपिक आता है बच्चों विशेषण। कौन सा शब्द आता है? विशेषण। अभी विशेषण क्या है? विशेषण अपने आप में पहली बात तो क्या हो गया? विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द है तो सर ये विकारी शब्द हमारा प्रयोग कहां कहां पर आएगा? ये क्या होता है? ये क्या होता है? संज्ञा और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हमने क्या कह दिया? विशेषण कह दिया। विशेषता बता रहा है ना, विशेषता का बोध करवा रहा है। विशेषण, विशेष, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? जो विशेषता बताता हो, ठीक है, जैसे सुंदर होना, ये होना होना। तो हमारा जो इसका भेद है, ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं, या इसी को भेद कह सकते हो। कितने प्रकार से होता है ये? 4 प्रकार से विशेषण होते हैं। अभी जो 4 प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं, चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो जो 4 प्रकार है बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण, पहला हो गया। दूसरा हमारा होता है बच्चों संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब जब संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, तीसरा आता है बच्चों हमारा परिमाण बोधक, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक हो गया। चौथा आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अब यदि मैं बात करता हूं गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है? गुणवाचक में आपको क्या मिलेगी? वे शब्द, कुल मिला के वे शब्द जो आपको किसी विशेषता को बताने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है ना? वे शब्द जो आपकी क्या करते हैं? विशेषता, आपके गुणों को, आपके आकार को, आपके रंग को, आपके रूप को, आपकी दिशा को, दायां बैठा है बायां बैठा है, ठीक है ना? मैंने कह दिया जैसे गुण, जैसे सीता बड़ी अच्छी लड़की है, राम बड़ा प्यारा लड़का है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके गुण बताए जा रहे हैं, वह बड़ा सीधा बच्चा है। ये जो हमारे गुण है, इन गुणों को बताया जा रहा है। आकार, ठीक है, गोलू, गोलू मोटा बच्चा है, ये हमारा मोटा आकार हो गया उसका, है कि नहीं है? तो यहां पर अगर किसी का नाम गोलू है तो ऑफेंड नहीं होना बच्चा, तो ये जस्ट एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? अगला क्या है? रंग, ठीक है, तो रमेश का रंग सांवला है या कृष्ण का रंग सांवला है। तो जो सांवला रंग है बच्चा, ये अपने आप में आपको क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। उसकी गुण क्या है? अब उसकी अगर मैं बात करता हूं रूप की, रूप भी यही है, सुंदर है, प्यारा है, न्यारा है, ठीक है ना, लुभावना है। इस तरीके का आपको शब्द यहां पर प्रयोग करने को मिलेगा। यदि मैं बात करता हूं दिशा की, दिशा पूर्वी दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, इस तरीके का जहां पर बोध आता है वो हमारा कौन सा हो गया? गुणवाचक हो गया है। ये भी आपको पता हो गया होगा। तो हमारा जहां पर गुणवाचक में क्या होता है? वे सर्वनाम, जहां पर हम गुण, दशा, दिशा, आकार, रंग, रूप, भेद, इस तरीके के हम जब यहाँ पर सिनेरियो को रखते हैं तो वो हमारे कौन से हो गए? कौन से विशेषण हो गए? गुणवाचक विशेषण। अगला विशेषण आता है बच्चा यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण अपने आप में 2 प्रकार से होता है। सर ये कौन से 2 प्रकार है? ये जो 2 प्रकार है अपने आप में क्या कहता है ये? एक तो होता है हमारा संख्या, संख्या मतलब क्या होता है? आप जिसको आप गिन सकते हो, जैसे 1 कलम है, ठीक है ना, 2 कलम है, 3 कलम है, 4 कलम है, या उसके बाद आपसे कहूं 1 केला है, 2 केला है, 3 केला है, 1 दर्जन केला है। तो जिनको आप गिनते हो, 1 दर्जन केले का मतलब केवल 12 ही होंगे। अगर आप बाजार से अगर सेब लेके आ रहे हैं, उसे आप किलो में लेके आएंगे,
और अगर आप गिनती में कहना चाहते हैं तो आपने कह दिया घर पर तो एक टोकरी में हमारे 1 दर्जन सेब पड़े हैं। 1 दर्जन सेब पड़ेगा मतलब हमें पता है कि बार ही हमारे वहां पर सेब है। तो ये आपको बोध होना चाहिए। तो जो संख्यावाचक है ये भी 2 प्रकार से होंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो हो गया हमारा निश्चय संख्यावाचक, और दूसरा क्या होगा? अनिश्चय संख्यावाचक। अनिश्चय संख्यावाचक। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि हमारा निश्चय क्या होता है। यदि मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे कि मेरे पास 2 दर्जन सेब हैं या 2 दर्जन केले हैं। क्या कहा मैंने? 2 दर्जन केले हैं। तो 2 दर्जन अपने आप में क्या हो गया? विशेषता बता रही है। ठीक है ना? 2 दर्जन अपने आप में क्या बता रही है? निश्चित संख्या को बता रही है, इसलिए निश्चयवाचक हो गया। इसी के बाद मैंने आपसे अगला कहा कि मेरे पास 2 कलम हैं। मेरे पास 2 कलम हैं। ठीक है? 2 पुस्तकें हैं। अब इन्हीं को हम अनिश्चय में ले जाते हैं। मेरे क्या है? 2 दर्जन केले हैं की जगह पर कुछ केले हैं। कुछ का मतलब क्या हो गया? अनिश्चय हो गया ना बच्चा। अनिश्चय का मतलब क्या हो गया कि आपको पता नहीं है कितने हैं पर है। ठीक है? अनिश्चय का मतलब कुछ हो गया, कुछ केले हैं। उसी के बाद इसको आप आगे ले लेते हो। इसमें आपने क्या कह दिया? अगला अगला टॉपिक आता है हमारा 2 कलम है की जगह पर कुछ कलम है। कुछ का मतलब आपको पता नहीं है ना कितने हैं, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, एक पूरा का पूरा बॉक्स है, क्या है, पर कुछ है, कुछ कलम है। अब उसके बाद अगला आता है कितनी पुस्तकें हैं? कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है? हिंदी को इसी तरीके से समझना होता है बच्चा। अब वहां पर केवल पुस्तक से, किताब से, कलम से या केले से, इसी से आएगा ये गारंटी नहीं है, पर हाँ कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा फॉलो करने की आप कोशिश कीजिए, तब जाके ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या कह दिया, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? गिने जाने वाले जो भी हमारे भेद होते हैं, जो हमारे क्या है, कहा मैंने, गिने जाने वाले, गिने जाने वाले तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे संख्यावाचक विशेषण। और माप तोल वाले जितने भी हमारे वस्तुएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? माप तोल से संबंधित वस्तुएं। वस्तुएं किसमें होती है माप तोल से संबंधित? हमारे परिमाणवाचक में। परिमाण का मतलब परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिणाम का मतलब क्या होता है? हमारा रिजल्ट। और परिमाण का मतलब क्या होता है? हमारा तोले जाने वाली वस्तुएं। ठीक है? तो ये माप तोल वाली जो वस्तुएं होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं? परिमाण में आती हैं। तो परिमाण अपने आप में फिर ये 2 प्रकार से टूटता है। कितने प्रकार से टूटता है भाई? ये 2 प्रकार से टूटता है। अभी 2 प्रकार सर कौन कौन से हैं? एक हमारा वही निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित। सर आप ये कहना क्या चाहते हैं? निश्चित और अनिश्चित परिमाण का मतलब क्या है? जैसे मैंने तोले जाने वाली वस्तु का नाम लिया, मैंने आपसे कहा बाजार से आप सब्जी लेके आओ, आप क्या कहेंगे कि मैं 2 किलो सब्जी ले आऊंगा या 1 किलो सब्जी लेके आऊंगा या आधा किलो सब्जी लेके आऊंगा? आप ये तो नहीं कहेंगे ना मैं क्या कहते हैं 10 क्या कहते हैं एक एक चीनी लेके आऊंगा या एक सब्जी लेके आऊंगा, 2 सब्जी लेके आऊंगा। जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे तो वो अपने आप में संख्यावाचक हो जाएगा। और अगर आप इसको तोलने में आएंगे, तोलने में जिसको आप तोलेंगे, मापेंगे, तोलेंगे, तो हमारा कौन सा सर्वनाम हो गया भाई? निश्चित या हमारा परिमाणवाचक हो गया। ठीक है ना? तो जैसे मैंने क्या कह दिया, 1 किलो चीनी, और यहां पर कुछ आ गया कुछ चीनी। 1 किलो चीनी या कुछ चीनी। अगला क्या कह रहा है? यहां पर मैंने कह दिया 2 किलो भूसा या 2 ट्रक भूसा, यहां पर कुछ भूसा। तो जहां पर आपको लग रहा है ना कुछ, मतलब जिसको आप बता नहीं सकते हो, आधा है, एक है, पौन है, सवा है, कितना है, तो ये हमारा क्या बन चुका है? अनिश्चय बन चुका है। तो यही हमारा बच्चों जहां पर आप इनकी बात करते हो तो ये विकारी शब्द इस तरीके के शब्दों को क्या करते हैं? आपको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है? और अगला आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? सर्वनाम के शब्दों के साथ जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है कि जिसमें आप निश्चित, एक तो इसमें आता है निश्चित, एक आता है अनिश्चित, एक आता है इसमें हमारा संबंध बोधक
वही जैसा तैसा वाला, संबंधबोधक सार्वनामिक विशेषण, विशेषण मतलब विशेषताएं होंगी, और अंतिम रूप से आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम विशेषण, सॉरी प्रश्नवाचक, निज बोल रहा हूं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये सर्वनाम के जैसा एज इट इज आता है, ठीक है ना, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये कुछ समझने वाले फंडे थे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसी के बाद आपका क्या आता है, क्रिया आती है। क्रिया में भी वही होता है, एक हमारा सकर्मक और एक अकर्मक होता है, उसी आधार पर एक करता है तो एक करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जहां पर आपको भेद मिलता है, तो मैंने आपको विशेषण तक बता दिया है। उम्मीद करता हूं विकारी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा कुछ अविकारी शब्द होते हैं, इन अविकारी शब्दों को भी अंतिम रूप से एक बार देख लीजिए, बाकी वीडियो लंबी हो रही है। और इन अविकारी शब्दों में आप देखेंगे कि जिसमें मूल रूप से लिंग वचन कारक कर्म के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन कारक काल के आधार पर, कारण पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है अथवा परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हमने क्या कह दिया, अविकारी शब्द कहा है। तो आप इसे ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, जैसे मैंने आपसे यहां पे लिखा हुआ है क्रिया विशेषण। अगला मैंने कहा था समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद हमारा अगला क्या आता है, संबंध बोधक। इसके बाद अगला क्या आता है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। या अगला आता है निपात। तो सर इसमें क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया, क्रिया वो वाली क्रिया नहीं है जो हमारा किसके अंतर्गत आ रही है, हमारे विकारी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे आपने कह दिया मैं कल आऊंगा, कल क्या है हमारा, एक समय कालवाचक हमारा क्रिया विशेषण हो गया। मैं परसों आऊंगा, जैसे बुआ बुलाती है, कभी चाची बुलाती है, मौसी बुलाती है, मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा। आप यहां आओ, यहां आने का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, क्रिया विशेषण का। यहां आप किसके लिए, लड़के के लिए भी प्रयोग करेंगे, लड़की के लिए भी प्रयोग करेंगे, और वहां जाओ, वहां के लिए भी हमारा क्या होगा, हमारा आप किसकी बात करते हैं, क्रिया विशेषण की, ठीक है। यहां पर कोई विभेद नहीं होता है, यहां पर लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है, बस जहां पर पुरुष पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा वहीं स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है। अगला इसके बाद क्या आता है, जैसे हम धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे आपको क्या बताता है, आपकी क्रिया विशेषण को बताता है। अगला इतना ज्यादा हो गया, उतना चल दिए। अगला समुच्चय बोधक में क्या आता है, जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु। आप लड़के के लिए भी वही प्रयोग करते हैं, लड़की के लिए भी वही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और अगला संबंध बोधक में क्या है, जिसका, उसका, जैसे, वैसे, जैसी सीता वैसी गीता, जैसा राम वैसा श्याम। तो इस तरीके से आप वहां पर देख रहे होंगे संबंध बोधक में। अगला आपका क्या आता है, विस्मयादि बोधक। विस्मय में क्या होगा आपका, आश्चर्य, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है, ठीक है ना, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान देंगे, विशेष तौर पर आप अभिकारी शब्द भी, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। और जाते जाते आज की मैं यहां से आपसे विदा लूंगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।